तो चलिए दोस्तों, अब हम दबाव समूह और आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से दबाव समूह होते क्या हैं और किस प्रकार से वो अपनी मांगे जो हैं, लोगों की मांगे जो हैं वो सरकार तक पहुँचाते हैं और पूरी करवाते हैं और किस प्रकार से आंदोलन जो हैं वो यही कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दबाव समूह आखिर होते क्या हैं? दबाव समूह जो हैं वो ऐसे संगठन होते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये जो है सरकार में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं, प्रत्यक्ष रूप से सरकार का हिस्सा नहीं बनते जैसे कि राजनीतिक दल होते हैं। ये अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आंदोलन और फिर हम आंदोलनों की बात करें तो आंदोलन जो है वो सामूहिक कार्यवाही का कोई भी रूप है, लेकिन अधिक स्थिर रूप से व्यवस्थित है। ये जो है ये दबाव समूह के एक तरह से दबाव समूह ही है, लेकिन थोड़े से लूज एंडेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यानी कि इनका कोई प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है और ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं और जैसे कोई एक कॉज के लिए साथ में आते हैं खूब सारे लोग, जैसे कि मान लीजिए कि पेड़ों के कटने से रिलेटेड कोई कॉज है तो सारे लोग एकजुट हुए और फिर उसके बाद उन्होंने एक मूवमेंट यानी कि एक आंदोलन चलाया, तो ये आंदोलन हो जाते हैं हमारे। फिर हम एक वीडियो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड एक वीडियो है, तो मैं वीडियो चलाते चलाते आपको ये समझाऊंगी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन आखिर हुआ क्या था उसमें और क्यों हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये डैम यहाँ पे बनने वाला था सरदार सरोवर डैम नाम से नर्मदा नदी जो है उसपे वो बनने वाला था डैम। तो जो लोग थे यानी कि जो वहाँ के आदिवासी लोग हो गए या फिर वहाँ के जो भी जाति जो भी हो गई वहाँ की, उनके लिए ये उनको कैसे रिहैबिलिटेशन दे रहे हैं, यानी कि अगर उनका एक घर उजड़ रहा है तो उनको दूसरी जगह पे कैसे दोबारा से स्थापित कर रहे हैं, वो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था सरकार ने। तो इस चक्कर में जो इसका नेतृत्व किया था मेधा पाटकर जी ने, ये जो औरत थी इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी और शुरुआत हुई थी सरदार सरोवर डैम के कंस्ट्रक्शन को रोकने से, लेकिन धीरे धीरे करके अब जो है ये बाकी जो जितने भी ऐसे बड़े बड़े डैम्स हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को खतरा हो सकता है या फिर जो आदिवासी पॉपुलेशन है उनको खतरा हो सकता है, उनके लिए उनको उनके कंस्ट्रक्शन को क्वेश्चन करने के लिए ये काम करता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों वर्ग विशेष और जन सामान्य के हित समूह के बारे में। जो वर्ग विशेष हित समूह है यानी कि सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स है, ये किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी किसी समाज के किसी एक वर्ग के हितों के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि हमारे ट्रेड यूनियंस हो गए, तो या फिर हमारे इन्वायरमेंट रिलेटेड जो यूनियंस बनते हैं। और अगर मान लीजिए वर्ग विशेष, जैसे 2004 में इंडोनेशियाई किसानों ने भूमि सुधार की मांग की, तो जैसे किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो भी इंटरेस्ट ग्रुप्स काम करते हैं इन्हें वर्ग विशेष हित समूह कहा जाता है। और वहीं दूसरी ओर जन सामान्य हित समूह की अगर हम बात करें तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, यानी ये चीज नहीं सोचते कि किसी एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, ये पूरे समाज के लिए कार्य करते हैं और पूरे समाज के लिए समूह एकजुट होकर उनकी जो मांगे हैं उनको सामने रखते हैं। जैसे बैमचेफ यानी जाति और सामाजिक असमानताओं का विरोध करता है ये जो बैमचेफ है। फिर हम पढ़ते आंदोलन समूह यानी कि मूवमेंट ग्रुप्स के बारे में। दोस्तों ये जो मूवमेंट ग्रुप्स हो गए ये शॉर्ट टर्म में बनाए जाते हैं, लेकिन आगे चल के ये जो है कभी कभी बड़ा रूप ले लेते हैं। जैसे अगर वापस से हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की ही बात करें तो ये जो है मैंने आपको बताया कि पहले सिर्फ सरदार सरोवर डैम के कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब ये ऐसे सारे डैम्स को क्वेश्चन करता है, इनकी कंस्ट्रक्शन को। तो ये एकल मुद्दे यानी सिंगल इशू वाले आंदोलन हो सकते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन या नेपाल का आंदोलन। वे पर्यावरणवाद यानी इन्वायरमेंटलिज्म या नारीवाद यानी फेमिनिज्म जैसे अधिक दीर्घकालिक मुद्दों से भी संबंधित हो सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म हो, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। फिर जन आंदोलनों के लिए राष्ट्रीय गठबंधन यानी कि NAPM व्यापक उद्देश्यों के ये साझेदार है और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। इसको हम NAPM को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, यानी जितने भी बड़े बड़े संघ हैं उनका ये संघ है।
तो विशिष्ट मुद्दों पर विभिन्न आंदोलन समूह NAPM के सदस्य हैं, जो भारत में कई आंदोलनों की गतिविधियों का समन्वय करते हैं, यानी कि इनको कोऑर्डिनेट करते हैं। जो भारत में अलग अलग आंदोलन चले आ रहे हैं, उनकी क्या गतिविधियां हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना ये NAPM का काम है। फिर हम देखते हैं समूह और आंदोलन राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो दबाव समूह हैं और जो मूवमेंट्स हो रहे हैं यानी आंदोलन हो रहे हैं, वो राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसका आगे जाके एक प्रश्न भी आएगा दोस्तों, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले है अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति प्राप्त करना। मतलब लोगों की जो समर्थन और सहानुभूति है वो बहुत ही जरूरी होता है दबाव समूह और आंदोलनों के लिए, क्योंकि अगर लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो फिर एक तरह से इनकी जो शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये और शक्तिशाली बन जाते हैं, जैसे हमने बोलीविया और नेपाल के उदाहरण में देखा। विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन सरकारी कार्यक्रमों को बाधित करना, यानी कि ये जो है ये विरोध प्रदर्शन करते हैं, फिर उसके बाद हड़ताल आयोजित करते हैं, तो इससे जो सरकार है उसके जो रोजमर्रा के कामकाज हैं वो एक तरह से बाधित यानी कि इंटरप्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में जो सरकार है इसका ध्यान दबाव समूह और आंदोलनों पर केंद्रित होता है और उन्हें मांगे जो है इनकी वो सुननी ही पड़ती है। लॉबिंग और विज्ञापन, यानी जो ये दबाव समूह है ये लॉबिंग यानी जो विज्ञापन वगैरह होता है, यानी जो बड़े बड़े कंपनीज जहां से एडवर्टाइजमेंट करवा सकें ये, क्योंकि अगर ये विज्ञापन करेंगे तो मीडिया तक बात इनकी पहुंचेगी, मीडिया तक इनकी पुकार जो है वो सुनाई देगी। तो ऐसे में ज्यादा लोग देख पाएंगे कि इनकी क्या मांगे हैं जो ये सरकार से मांग रहे हैं और किस तरह से इनकी मांगे पूरी की जानी चाहिए। राजनीतिक दलों से जुड़ा, तो ये जो कुछ कुछ किस्से हैं इसमें दबाव समूह जो है वो राजनीतिक नेताओं द्वारा ही कई बार बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थी समूह हो गया यानी कि स्टूडेंट्स यूनियन हो गया, तो कई बार जो राजनीतिक दल हैं उनके बड़े बड़े नेता हैं वो दबाव समूह या फिर आंदोलनों को ही की शुरुआत करते हैं। नए राजनीतिक दलों का गठन, कई बार जो ये दबाव समूह है या फिर ये आंदोलन है ये आंदोलन की तरह शुरू होते हैं और ये आगे जाके राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हम असम गाना परिषद के बारे में अगर बात करें तो वो पहले एक मूवमेंट के रूप में यानी एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। जो असम में फॉरेनर्स थे, मतलब बाकी स्टेट्स के लोग असम में आके स्थापित हो रहे थे, वहां पे सेटल हो रहे थे, उनको रोकने के लिए ये आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था और फिर ये आगे जाके राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गया। राजनीतिक दलों के साथ संवाद और वार्तालाप करना, तो मूवमेंट ग्रुप जो हैं वो कुछ इश्यूज उठाते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी सुनती हैं और आगे सरकार तक लेके जाती हैं। तो ये जो मूवमेंट ग्रुप्स हैं यानी ये आंदोलन है, ये कुछ कुछ अपने मुद्दे उठाते हैं जो ये राजनीतिक दल है वो सुनते हैं और आगे सरकार तक पास ऑन करते हैं ताकि इनकी मांगे जो है वो पूरी हो सके। फिर अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि क्या उनका प्रभाव सकारात्मक है, तो क्या ये जो आंदोलन है और ये जो दबाव समूह है उनका प्रभाव सकारात्मक है। दोस्तों दबाव समूह और आंदोलन लोकतंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आम आदमियों की आवाज जो है अगर वो राजनीतिक दलों तक या सरकार तक पहुंचनी है तो उसके लिए दबाव समूह और आंदोलनों का होना बहुत जरूरी है। दबाव समूह को हमेशा राजनीतिक दलों के विपरीत जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है, लेकिन वे एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है क्योंकि वे शक्ति संतुलन सुनिश्चित करते हैं यानी बैलेंस ऑफ पावर सुनिश्चित करते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो राजनीतिक दल है वो बहुत ही ऐसे लेड बैक ना हो जाए कि अब तो ठीक है, कोई अगर हम पे कंट्रोल कर ही नहीं रहे और आवाज उठा ही नहीं रहे तो फिर हम क्या करेंगे कुछ काम करके। इसलिए दबाव समूह और आंदोलनों का होना बहुत जरूरी है ताकि शक्ति संतुलन बना रहे यानी बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। फिर हम यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो देखेंगे जो कि केन्या की ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के बारे में है। तो मैं एक बार आपको अच्छे से पढ़ देती हूँ कि आखिर हुआ क्या था वहां पर, ये ग्रीन बेल्ट मूवमेंट था क्या। तो दोस्तों ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो था वो पूरे इसके अंतर्गत पूरे केन्या में 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए। मैं एक बार वीडियो पहले प्ले कर देती हूँ।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक वृक्ष जो है उसको यहाँ पे लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं छोटे-छोटे। तो ये जो इस आंदोलन के नेता जो थे वो वांगरी मथई सरकार अधिकारियों और राजनेताओं के रूख से बड़े नाखुश हैं। जो नेता थे वो लोगों से काफ़ी नाखुश थे। उनका कहना था कि सन 1970 और 1980 के दशक में जब मैं किसानों को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित कर रही थी, तो मुझे पता चला कि सरकार जो है उसको उसके भ्रष्ट कर्मचारी ही वनों के अधिकांश विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। तो इनको ये पता चला कि जो सरकार के अधिकारी हैं वो ही वृक्षों के नाश के लिए उनका जिम्मेदार है। तो इन लोगों ने अपने चहेते डेवलपर्स को जमीन और वृक्ष अवैध रूप से बेच रखी थी। सन 1990 के दशक में राष्ट्रपति डेनियल अरेप मोई की सरकार के कुछ तत्वों ने जातीय समुदायों को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने बहुत स्मार्टली यहाँ पे खेला और जितने वहां समुदाय थे अलग अलग उनको आपस में ही लड़वा दिया ताकि वो सरकार पर क्वेश्चन ही ना उठा सके। उद्देश्य ये था कि आपस में ही लड़वा कर जो जमीन है और जो सत्ता है उस पर कब्जा कर लिया जाए। फिर इस चक्कर में वहां पर आंदोलन हुआ था और ये हमने केन्या का ग्रीन बेल्ट मूवमेंट हमने इस तरह से पढ़ा। फिर हम दोस्तों अपने प्रश्नों पर आ जाते हैं कि क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न दोस्तों ये है कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। हमने अभी ये पढ़ा था तो हम पीछे जाके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एज इट इज पूरा दिया गया है कि किस तरह से जो समूह है और आंदोलन है वो राजनीति को प्रभावित करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न ये दोस्तों कि दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें। यानी राजनीतिक दल और दबाव समूह जो है उनके आपस में संबंध कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे कि राजनीतिक दल की एक जो दबाव समूह है वो राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए छात्र संगठन, फिर दूसरा है चुनावों के समय राजनीतिक दलों की आर्थिक रूप से मदद करते हैं। वहीं अगर हम वाइस वर्सा करें इसका तो दोस्तों अगर दबाव समूह चुनावों के समय राजनीतिक दलों की आर्थिक रूप से मदद करते हैं तो वहीं अगर वो राजनीतिक दल आगे जाके सत्ता में आते हैं तो वो दबाव समूह की मदद करते हैं उनकी मांगे सुनकर। फिर संवाद कायम, दबाव समूह और जो राजनीतिक दल है इनके बीच में भले ही कितनी डिफरेंसेस हो लेकिन बीच में ये संवाद जो है उसको कायम रखते हैं यानी बातचीत बनाए रखते हैं। फिर तीसरे प्रश्न पर आते हैं, दबाव समूह की गतिविधियों लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है, कि गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट पॉइंट है
ये जो दबाव समूह होते हैं, ये आम नागरिकों की जो नीड्स होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, जो माँगे होती हैं, उनसे सरकार को अवगत करवाते हैं, यानी सरकार को बताते हैं कि क्या-क्या ज़रूरतें हैं जो आम नागरिकों की है। ये जो दबाव समूह है, ये जो सरकार की निरंकुशता है, इस पर एक तरह से रोक लगाते हैं कि एकदम से सरकार जो है वो ये ना समझने लगे कि कोई भी नहीं है जो उनको कंट्रोल में रखेगा। दबाव समूह क्या है? कुछ उदाहरण बताइए। दोस्तों हमने पहले ही पढ़ लिया कि दबाव समूह आखिर क्या है। ये अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का एक संगठन होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर दबाव बना के रखता है और उनकी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है ताकि आम जनता की मांगे जो है वो पूरी हो सके। तो उदाहरण के लिए दोस्तों मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ, शिक्षकों के निकाय, ये हमने यहाँ पे उदाहरण लिख दिए दोस्तों। दबाव समूह की डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा हमने पीछे पढ़ी थी। यहाँ पे उदाहरण भी मैंने आपको बता दिए हैं। फिर हम 5वें प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? तो यहाँ पे हम एक बीच में रेखा खींच देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं दबाव समूह और यहाँ लिख देते हैं राजनीतिक दल। तो इनके बीच में क्या अंतर है ये हमको बताना है। सबसे पहला अंतर ये है कि ये जो है ये सत्ता पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण बनाए रखते हैं। वहीं राजनीतिक दल दूसरी ओर सत्ता पर प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली नियंत्रण बनाए रखते हैं। प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण बनाए रखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये दोस्तों कि जो दबाव समूह है वो समान पेशा, हित और आकांक्षा वाले जो लोग हैं वो एक साथ आकर दबाव समूह बनाते हैं। वहीं अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो उसमें जरूरी नहीं है कि उनके हित और उनका पेशा ये सब सेम हो। जरूरी बस ये है कि उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी एक से होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जो दबाव समूह है वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, वहीं राजनीतिक दल जो है उनको चुनाव का सामना करना पड़ता है। और हम चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, हमारा आखिरी डिफरेंस है इनके बीच में। तो जो दबाव समूह है वो राजनीति में भाग नहीं लेते, वहीं दूसरी ओर जो राजनीतिक दल है उन्हें राजनीति का हिस्सा माना जाता है और राजनीति में भाग लेते हैं डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से। अब हम अपने आखिरी प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो हमने पढ़ा है दोस्तों कि उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह दोस्तों इसी तरह से हमारा जो अध्याय है वो खत्म होता है। अब हम एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने अध्याय की शुरुआत में सबसे पहले नेपाल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वहां पे आंदोलन हुआ ताकि जो राजा का साम्राज्य है उसको हटाकर वहां पे लोकतंत्र की स्थापना की जाए दोबारा से। फिर उसके बाद हमने बोलीविया की वाटर वॉर यानी कि जल युद्ध के बारे में पढ़ा कि वहां पर किस तरह से एमएनसी जो थी उसको सारे राइट्स दे दिए गए थे और लोगों ने इसके चलते वहां पर आंदोलन किया और वहां पर वापस से जो पानी का जो बिल आता था उसको कम करवाया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि दबाव समूह क्या होते हैं और हमारे मूवमेंट्स यानी कि हमारे आंदोलन क्या होते हैं। हमने देखा कि ये
वर्ग विशिष्ट भी हो सकते हैं और ये पूरे जन सामान्य के लिए भी हो सकते हैं, यानी सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हो सकते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हो सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि दबाव समूह ऐसे संगठन है जो सरकारी नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये हमने पढ़ा कि दबाव समूह क्या है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से दबाव समूह जो है वो राजनीतिक दलों से एक तरह से जुड़े होते हैं। तो इस एक स्वस्थ लोकतंत्र में दबाव समूह आवश्यक है। अंत में हमने ये समझा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया हो। इसी तरह से हमारा अध्याय जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।